नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 को। यह आपकी 25 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इसको पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम राष्ट्रवाद को थोड़ा और समझेंगे। राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की क्रांति के साथ होती है। उसके बाद ये भावना पूरे यूरोप में फैल जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में नए राष्ट्र राज्यों का गठन होता है। शुरुआत में यूरोप में नए राष्ट्र राज्यों का गठन होता है। उसके बाद पूरे विश्व में जो राष्ट्र बनते हैं वो इसी भावना के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लेकिन सोच के देखिए थोड़ा सा कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी कैसे एक एक बच्चे तक पहुंच गई थी, कैसे ये देश के कोने कोने तक पहुंच गई थी और कैसे लोग थे वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। हम भारत में एक बार लौटते हैं। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। अशफाक उल्लाह खान ने एक छोटी सी उम्र में देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, न जाने इतने कितने ही ये असंख्य देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। आखिर ये प्यार प्रेम आया कहाँ से था? जो देश के प्रति जो लगाव था वो कहाँ से पैदा हुआ था? किस मिट्टी के बने हुए थे ये लोग कि देश के लिए जान दे देंगे? और देश के लिए जान दे भी दी। उस वक्त ये चीजें सोचना कल्पना करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जहां पर लोगों का जन्म होता था उससे 100 किलोमीटर दूर जाना भी बड़ा मुश्किल था। यातायात के साधन नहीं थे, तो उस वक्त देश कितना है उसको समझना भी मुश्किल था। ये देश अपना है उसको समझना भी मुश्किल था। उस वक्त गूगल बाबा नहीं था, उस वक्त व्हाट्सअप नहीं था, उस वक्त टेलीग्राम का चोर बाजार नहीं था जहां जाकर के वो मैप को देख पाते, जहां जाकर के वो महसूस कर पाते ये मेरा देश है, इसके लिए मैं जान दे दूंगा। लेकिन फिर भी लोगों ने जान दे दी थी। ये जो जान दे दी थी, ये जो देश के प्रति प्यार था, प्रेम था, लगाव था, मोहब्बत थी, ये जो मोहब्बत पैदा हुई थी, कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने देश के प्रति ये लगाव मोहब्बत को पैदा कर दिया था, उस प्यार को उस प्रेम को पैदा कर दिया था। जैसा भारत में हुआ था कि भारत में लोग थे देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो गए थे, वैसा ही कुछ यूरोप में हुआ था। तो वो कौन से कारक थे जिन्होंने इस प्यार को देश के प्रति लगाव को बढ़ाया और लोग देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए थे? तो ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य की कल्पना कैसे की गई थी, देश की कल्पना यूरोप में कैसे की गई थी, सेम उसी तरीके से देश हमारे देश में भी की गई थी। फिर हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट संसद की। फ्रैंकफर्ट संसद जैसी कई सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, इन्होंने भी देश के प्रति प्रेम को प्यार को बढ़ाया था। बात करेंगे महिलाओं के योगदान की, उनका क्या योगदान रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में। और बात करेंगे कुछ प्रतीक चिन्हों की जिन्होंने वहां के लोगों में ये भावना जागृत की थी, जोश पैदा किया था, उनको इंस्पायर किया था, उनको मोटिवेट किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की दृश्य कल्पना की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। क्या है कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे उन्होंने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो व्यक्ति हो, यानी कि राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। ओके, पहले क्या था? राष्ट्र एक कल्पना मात्र थी। ठीक, क्या था? एक कल्पना मात्र था कि ये हमारा देश है, लेकिन किसी ने देश को देखा नहीं था। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया था। आमतौर पर ज्यादातर राष्ट्रों को नारी के रूप में, नारी के भेष में प्रस्तुत किया गया था। जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भारत को भारत माता के तौर पर दिखाया गया था, भारत माता, और उस भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। अब ये दृश्य कल्पना थी, राज्य की दृश्य कल्पना थी, यानी देश जो एक तरीके से कल्पना थी, भूभाग था, उसको एक महिला के तौर पे दिखाया गया था। और ये जो दिखाया गया था, इस मूर्ति ने, भारत माता की तस्वीर ने, ये जो कल्पना थी, इसने जादू का काम किया। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें भी देश से एक लगाव महसूस हुआ। उनको भी लगा कि हाँ, भारत माता है और इसके ऊपर बेड़ियां जकड़ी हुई, इन बेड़ियों को तोड़ना है। और इसी के कारण उनका जो संबंध था, लगाव था, प्रेम था, प्यार था, समर्पण था, वो देश के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यूरोप में हुआ था। यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया था और आमतौर पर राष्ट्रों को नारी के भेष में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया था वो असल जीवन की कोई खास महिला नहीं थी, यानी कि वो असल जीवन की कोई विशेष महिला नहीं थी। ये राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अमूर्त विचार मतलब सिर्फ कल्पना का विचार था कि राष्ट्र होता है, उसको ठोस रूप दे दिया गया था, उसको दिखा दिया गया था। लोग देख सकते थे कि हाँ,
ये मेरा देश है, ये मेरे देश को का प्रतीक है, ये भारत माता। अब भी हम देखते हैं ना, एक सम्मान पैदा होता है, एक मन में अलग तरीके की वाइब्रेशन पैदा होती है कि ये मेरा देश है। ओके, तो ऐसा ही कुछ वहां पर यूरोप में किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी, जिसको वहां के जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ग्रामीण लोग थे, वो भी महसूस कर पा रहे थे कि ये मेरा देश है, मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इसके लिए आंदोलन कर रहा हूं, मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए सब कुछ करूंगा, तन मन धन सब न्यौछावर कर दूंगा। इस प्रकार के जो प्रतीक थे, जैसे फ्रांस में अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया था। इनकी मारियाना क्या थी? फ्रांस, जैसे भारत में भारत माता थी तो फ्रांस की फ्रांस माता रही होगी। ओके, यानी कि वहां पर फ्रांस की प्रतीक थी मारियाना। इसी तरीके से जर्मनी में जर्मेनिया थी, वो जर्मनी का प्रतीक थी। ओके, तो ये था कि देश की या राज्य की दृश्य कल्पना कैसे की गई थी और इसने राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया था। तो इसने राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि अब लोगों का जुड़ाव था वो देश के प्रति और ज्यादा मजबूत हो गया था। ओके, तो ये एक छोटा सा कारक था जिसने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया था, अपने देश में भी और यूरोप के हर देश में भी। अब हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट संसद की। इसके बारे में मैं पिछली वर्कशीट में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम समझते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी और इसका राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान था। जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। पहली चीज तो समझ लीजिए कि जो जर्मनी था वो 1871 से पहले जर्मनी नहीं था। उसके 536 छोटे छोटे टुकड़े थे। उन टुकड़ों में से सबसे बड़ा भाग पर्शिया था, जिसको हिंदी में पर्शा भी कहा जाता है, और इसी के नेतृत्व में बाद में जर्मनी का एकीकरण होता है। लेकिन जो जर्मनी के लोग थे वो एक सांझी भाषा के द्वारा आपस में बंधे हुए थे, और वहां का जो मध्यम वर्ग था वो जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो उन्हीं मध्यम वर्ग के लोगों के प्रयासों के कारण जो जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर है वहां पर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान दिया जाता है। यानी कि वहां पर एक सर्व जर्मन मतलब जितने भी टुकड़े थे उन सभी की एक सांझी असेंबली बनाई जाए, जैसे हमारे देश की संसद है, इसी तरीके से वहां संसद के पक्ष में मतदान किया जाता है। और वहां के लोग मिलकर के 831 यानी 831 निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। तो 1848 में ये 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे ये एक सजे धजे जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पहली चीज समझ लीजिए कि जो फ्रैंकफर्ट संसद है वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में होती है, और इसमें जर्मनी के हर कोने से 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने चुना था? वहां के लोगों ने चुना था। ओके, इन्होंने भाग लिया था और वो एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट में संसद में शामिल होते हैं, यानी अपने आप को वो एक संसद घोषित कर देते हैं पूरी जर्मनी की, संयुक्त जर्मनी की। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा स्पेस था कि आराम से 831 लोग और बाकी लोग भी शामिल हो सके। और इस संसद यानी कि जो संसद आयोजित कहाँ होती है? सेंट पॉल चर्च में होती है। उन्होंने वहां पर जर्मन राष्ट्र के लिए यानी कि एक संयुक्त एकीकृत जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी कि जो संविधान बनाया गया था उसमें लोकतंत्र को अपनाया गया कि चुनी हुई सरकार होगी, लेकिन देश का मुखिया होगा वो होगा राजा होगा, लेकिन राजा के पास शक्तियां नहीं होगी। यानी उन्होंने इस संविधान के तहत राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे देश के ऐसे राजा को सौंपी जिसे संसद के अधीन रहना था। और यहां सभी प्रतिनिधियों ने अपना प्रस्ताव पारित किया कि पर्शा के जो राजा है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ है, उनको संयुक्त जर्मनी का सम्राट बनने का ऑफर दिया जाता है। लेकिन अब जो राजा थे, जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ थे, वो तो बिल्कुल रूढ़िवादी थे। वो नहीं चाहते थे कि उसकी ताकत उसकी शक्तियां छीन ली जाए, इसलिए उन्होंने उस ऑफर को डिनाई कर दिया, उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। ओके, यानी कि इसके साथ जो उनके प्रयास थे कि जर्मनी का एकीकरण उस संसद के साथ हो जाएगा, वो प्रयास थे उसके ऊपर पानी फिर जाता है। यहाँ पर कुलीन वर्ग यानी कि यहाँ पर जो उसने ऑफर अस्वीकार किया वो इसलिए कहता कि उन्होंने उन राजाओं का साथ दिया था जो निर्वाचित सभा के विरोध में थे। यानी कि सभी राजा थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो रूढ़िवादी थे। उन्हें लगता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो लोकतंत्र आएगा, और लोकतंत्र आएगा तो उनकी शक्तियां छिन जाएगी। यहाँ पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध था वो बढ़ गया था, और वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, और इसी के कारण एक जो आधार था, सामाजिक आधार था इस संसद का, वो भी कमजोर हो गया था। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो संविधान बनाया था उसमें इन्होंने सिर्फ जो धनी वर्ग थी उसकी बात की गई थी। तो जो गरीब वर्ग था
वो थोड़ा सा उनका समर्थन कम हो गया था। दूसरे ये था कि कुलीन वर्ग था, उनको भी लगा कि हमारी भी शक्तियां चली जाएगी। सेना थी जो कि उन्हीं सम्राटों के अधीन में थी, तो उन्होंने इस संसद का विरोध करना शुरू कर दिया। और संसद में मध्यम वर्ग था, उसका प्रभाव थोड़ा अधिक था, और मजदूर वर्ग और कारीगरों की मांग को उठाया नहीं गया था, उसको संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, कारीगर वर्ग थे, उनका समर्थन इस संसद के सदस्यों को नहीं मिलता, और इससे इनका समर्थन कमजोर हो जाता है, और अंत में सैनिकों को बुला करके इस असेंबली को जबरदस्ती भंग करवा दिया जाता है। ओके, तो ये थी फ्रैंकफर्ट संसद। अब इसको 4 पॉइंट में इजी तरीके से समझते हैं कि क्या था कि 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक संसद का आयोजन किया जाता है। उस संसद में पूरे संपूर्ण जर्मनी से 831 चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास था जो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था, लेकिन ये प्रयास असफल रहता है। लेकिन इस प्रयास ने एक नया रास्ता दिखाया था कि जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। ओके, तो हमें 4 ही पॉइंट याद रखने कि ये क्या था। ठीक, कब हुई थी? 1848 में। कहाँ हुई थी? फ्रैंकफर्ट पे हुई थी। किसने भाग लिया था? 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्यों भाग लिया था? जर्मनी के एकीकरण उनका प्रमुख उद्देश्य था। क्या हुआ? ये प्रयास जो था वो असफल रहता है, क्योंकि पर्शिया के सम्राट है वो संयुक्त जर्मनी के सम्राट बनने से मना कर देते हैं। ओके, लेकिन इसका योगदान क्या रहा? किसने आगे के संघर्ष के लिए रास्ता तैयार किया था कि अगर थोड़ी सी कोशिश और करेंगे तो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो ये थी फ्रैंकफर्ट संसद। अब हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ था यूरोप में, उसमें महिलाओं का क्या योगदान था? तो राष्ट्रवाद के उद्यम में महिलाओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे पहला, उन्होंने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया था। इन राजनीतिक संगठनों के द्वारा उन्होंने महिलाओं में जागरूकता पैदा की थी, महिलाओं के शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, और इससे महिलाएं थी सक्रिय रूप से अपना योगदान राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में दे पाई थी, क्योंकि इन राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य था अपने अधिकारों की मांग करना, और उन्हें लगता कि अधिकार कब मिलेंगे? जब लोकतंत्र आएगा। तो इन्होंने लोकतंत्र के लिए प्रयास किए थे इन अपने संगठनों के द्वारा। दूसरा था, उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था, उसमें उन्हें अपने अधिकारों की मांग की थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ये अधिकार कब मिलेंगे? जब लोकतंत्र आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने समाचार पत्रों के प्रकाशन के द्वारा भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया था। तीसरा, उन्होंने मताधिकार के लिए संघर्ष किया था। एक समान वोट डालने का अधिकार उनको दिया जाए, इसकी उनकी प्रमुख मांग थी। इसके लिए संघर्ष किया था, और इस संघर्ष में उन्हें कहीं न कहीं लगा था कि जब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होगा, जब राष्ट्र राज्यों का गठन होगा, जब लोकतंत्र का आगमन होगा, तभी उन्हें ये अधिकार मिल पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में यहाँ पर भी योगदान दिया था। इसके साथ साथ जितनी भी राजनीतिक मीटिंग होती थी, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, प्रदर्शन होते थे, उसमें भी महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। वो राष्ट्रवाद की, चाहे किसी भी राष्ट्र राज्य के गठन की बात हो, चाहे वो किसी भी देश की स्वतंत्रता की बात हो, तो वहाँ पर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का योगदान कहीं भी किसी भी तरीके से कम नहीं था राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में। तो ये था कि महिलाओं ने कैसे अपनी भूमिका अदा की थी। उसके बाद अंतिम जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज की इस वर्कशीट का, कि प्रतीक चिन्ह। जब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो उसमें कई प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया था, क्योंकि उस वक्त जो ग्रामीण जनसंख्या थी, ज़्यादातर लोग ग्रामीण थे, साथ ही साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए कुछ प्रतीक चिन्ह थे जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया, उत्साहित किया, देश के साथ जोड़ा। और वो प्रतीक चिन्ह कौन से थे? तो यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए, जिसको आपके चैप्टर, आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया, उनको आप चित्र के साथ भी देख सकते हो। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, ये प्रतीक चिन्हों का खूब प्रयोग किया गया था। ये आज़ादी की प्रतीक थी, यानी कि टूटी हुई बेड़ियाँ प्रतीक थी आज़ादी की। जब टूटी हुई बेड़ियों को दिखाया जाता था, इसका मतलब था कि आज़ादी हमें चाहिए और आज़ादी हम लेकर रहेंगे। इसी तरीके से बाज की छाप वाला एक कवच था, ये जर्मन समुदाय की एकता का प्रतीक था, उनकी शक्ति का प्रतीक था। यानी कि जर्मनी में जो बाज की छाप वाला जो एक कवच था वो प्रयोग किया जाता था, ये जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। ऐसी बलूत की पत्तियों का मुकुट था, बलूत की पत्तियों का मुकुट था, वो प्रयोग में लाया जाता था, ये वीरता का प्रतीक था। ऐसे तलवार थी, उसका खूब प्रयोग किया गया था, ये था कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, हमें आज़ादी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ऐसे ही तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली थी, ये प्रतीक था शांति की चाह, कि हमें शांति चाहिए। लाल, काला, सुनहरा तिरंगा था, ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जो जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यानी कि लाल, काला और सुनहरा जो रंग था, इस रंग का तिरंगा था, ये
राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। इसी तरीके से उगते सूर्य की किरणें, ये भी एक प्रतीक के तौर पर राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में प्रयोग में लाया गया था। ये एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था, यानी कि ये प्रतीक था कि नया सवेरा आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। तो ये था हमारा आज की इस वर्कशीट का कंटेंट, जो काफ़ी आसान था। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्नों को। यहाँ पे एक या दो, इक्का या दुक्का, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक या दो बच्चों के कई बार कमेंट आ जाते हैं कि सर प्रश्न है वो थोड़े कभी छोटे किया करो, कभी अच्छा भी लगता है। लेकिन एक चीज़ कि मैं यहाँ पर ये नहीं देखता कि प्रश्न छोटे हैं या बड़े हैं, मैं ये देखता हूँ कि प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, और हमें आंसर उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना होता है। जैसे पिछली वर्कशीट थी, जर्मनी के एकीकरण को बताना है, तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 2 लाइनों में हम उसको निपटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रश्नों को लिख लो, छाप लो, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, आपकी नींव तैयार करनी है, आपका बेस तैयार करना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि आपके बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो इसलिए प्रश्न कुछ छोटे होते हैं और कुछ प्रश्न होते हैं क्योंकि वो पूछा गया तो वो हमें सही से बताना होता है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे 4 प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों का क्या योगदान था, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ठीक, दृश्य रूपक समझ चुके हैं ना, जैसे नारी के तौर पर देशों को दिखाया गया था, वो दृश्य रूपक थे। तो 18वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया था। राष्ट्र के अमूर्त रूप को ठोस रूप प्रदान करने का यह प्रयास था। अब नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी, यानी कि हर देश को एक नारी के तौर पर दिखाया गया था। जैसे फ्रांस में इसे मरियान का नाम दिया गया था और जर्मनी में इसे जर्मेनिया का नाम दिया गया था। इससे लोगों का देश के प्रति जो जुड़ाव था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ था। ओके, भारत में भारत माता की तस्वीर थी, तो इसने देश के प्रति हमारा जो जुड़ाव था, लगाव था, उसको ज़्यादा मजबूत किया था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी कि उनका क्या योगदान था। तो महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया था, इसके द्वारा राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार किया गया था। दूसरा, महिलाओं ने अनेक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि महिलाओं को लगता था कि अगर राष्ट्र राज्यों का गठन होगा तभी उनको उनके अधिकार मिल पाएंगे। तीसरा, महिलाओं ने एक समान मताधिकार की प्राप्ति के लिए भी एक लंबा संघर्ष किया था, इससे भी देश की जो महिलाएं थी उनमें एकता स्थापित हुई थी। चौथा, उन्होंने राजनीतिक बैठकों प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, चाहे वो राष्ट्र राज्य के गठन के लिए थी, चाहे वो देश की आज़ादी के लिए थी। तो इससे भी पता चलता है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा था राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालना। तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में फ्रैंकफर्ट में होता है। इसमें जर्मन भाषी 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास था, लेकिन ये असफल रहा था। ओके, उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को हमें लिखना है। तो इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह भी बताने और उसका महत्व क्या है ये भी हमें बताना है। तो टूटी हुई बेड़िया ये आज़ादी का प्रतीक थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली ये शांति की चाह का प्रतीक थी कि हमें शांति चाहिए। बलूत की पत्तियों का मुकुट ये वीरता का प्रतीक था। तलवार ये मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। उगते सूर्य की किरणें ये एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। वैसे इस चैप्टर को हम इससे पहले कुछ पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट में भी अब इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर को एक साथ पढ़िएगा, महसूस कीजिएगा, चैप्टर के साथ आगे बढ़िएगा, आपको लगेगा कि ये चैप्टर है उसी युग में आप जी पा रहे हो। तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th सोशल साइंस जीनियस बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये चैप्टर मिल जाएगा, समझिएगा। और इसी चैप्टर पर बेस्ड उसके बाद MCQs है उनको सोल्व कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।